हेलो एंड वेलकम टू दिस प्रोग्राम ऑफ वीडियो लेक्चर्स। मेरा नाम रश्मीत कौर है और मैं राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में वाणिज्य संकाय में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के व्यावसायिक पर्यावरण बिजनेस एनवायरनमेंट पर चर्चा करेंगे। इसके पहले यूनिट के प्रथम अध्याय व्यवसाय का अर्थ एवं विशेषताएं की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्यवसाय क्या है, बिजनेस होता क्या है। जिसे समझने के लिए यह जानना ज़रूरी होगा कि पूरी आर्थिक प्रणाली में मुख्य रूप से दो समूह आपस में क्रिया करते हैं, जिसमें पहला समूह है परिवार एवं दूसरा समूह है व्यवसाय। परिवार जिसे हम हाउस होल्ड्स भी कहते हैं और व्यवसाय जो कि फर्में या ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मुख्य रूप से उत्पादन के जो साधन हैं भूमि, श्रम, पूंजी तथा साहस, इन सभी के स्वामित्व यह हाउस होल्ड्स या परिवार होगा, जिसका प्रयोग व्यवसाय द्वारा किया जाता है। अतः व्यवसाय इन उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हुए उससे वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण करते हैं। पुनः ये वस्तु और सेवाएं हाउस होल्ड्स को दे दी जाती हैं, जिससे आर्थिक प्रणाली का एक वास्तविक चक्र पूर्ण होता है, जिसे हम रियल फ्लो कहते हैं। इसके विपरीत उत्पादन के इन साधनों के बदले व्यवसाय द्वारा साधनों की कीमत का भुगतान परिवार को किया जाता है। भूमि के बदले लगान, श्रम के बदले मजदूरी, पूंजी के बदले ब्याज तथा साहस के बदले लाभ इन साधनों का प्रतिफल होगा। परिवार द्वारा प्राप्त की जाने वाली साधनों की कीमत का प्रयोग इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में किया जाता है, जिसे हम उपभोक्ता व्यय कहते हैं। अतः व्यवसाय द्वारा भुगतान किए जाने वाले साधनों की कीमत परिवार की आय होगी और परिवार द्वारा अपनी आय का प्रयोग उपभोक्ता व्यय के रूप में किया जाता है, जो पुनः व्यवसाय की आय बनेगी। इस संपूर्ण चक्र को हम मौद्रिक चक्र कहते हैं। अतः यह मॉनिटरी फ्लो होगा। वास्तविक चक्र तथा मौद्रिक चक्र, इन्हीं दोनों के परस्पर तालमेल के द्वारा की जाने वाली इस अंतरक्रिया को हम व्यवसाय या बिजनेस कहते हैं। अतः व्यवसाय उन सभी गतिविधियों का योग होगा जिसके द्वारा साधनों का प्रयोग करते हुए वस्तुओं का निर्माण किया जाता हो तथा आर्थिक प्रणाली में आय तथा रोजगार का सृजन होता हो। आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि व्यवसाय की विशेषताएं क्या है। What are the characteristics of a business? किसी भी व्यवसाय का जो प्रमुख कार्य है वो वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द इकोनॉमिक सिस्टम। इसके अलावा उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया जाना, आर्थिक प्रणाली में भागीदारी, ताकि हमारा जो आर्थिक स्वरूप है वह सुचारू रूप से चलाया जा सके, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम इफेक्टिवली काम करता हो। रोजगार के साधनों द्वारा आय का सृजन करना तथा इस आय का प्रयोग किया जाना। इसके अलावा प्रतिस्पर्धी और प्रतिस्पर्धियों से बेहतर वस्तुएं बनाकर लोगों को उपलब्ध कराना, जिससे कंपटीशन की भावना बनी रहे। अनिश्चित लाभ, क्योंकि यह कोई आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक व्यवसाय लाभ कमाता हो। अतः अनिश्चित भविष्य पर
लाभ या हानि दोनों की दशा बनी रहती है। व्यवसाय को यह जानना ज़रूरी होगा कि वह जितना जोखिम वहन करेगा, लाभ की मात्रा उतनी ही बढ़ती जाएगी। व्यावसायिक क्रिया का ज्ञान होना व्यवसाय चलाने के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि बिना व्यवसाय की जानकारी के व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाया जाना बहुत कठिन है। व्यवसाय का क्षेत्र व्यापक है, इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है, क्योंकि व्यवसाय में न केवल वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं, वरन इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, परिवहन इत्यादि काफ़ी सारी अन्य सेवाएं भी जुड़ी हैं। प्रत्येक व्यवसाय का एक वैधानिक अस्तित्व होगा, जिसे हम लीगल एग्जिस्टेंस कहते हैं। इस वैधानिक अस्तित्व का यह आशय है कि व्यवसाय किसी भी नियमावली के अंतर्गत नियमों से बाध्य होगा और उन्हीं के अनुरूप कार्य करेगा। हालांकि व्यवसाय एक जटिल क्रिया है, क्योंकि आधुनिक समय में व्यवसाय का स्वरूप इतनी तेजी से बदलता जाता है कि बिना आधुनिक प्रणाली समझे व्यवसाय को चलाना सरल नहीं होगा। कई बार देखा गया है कि व्यवसाय में लाभ कमाने की होड़ इस प्रकार होती है कि उपभोक्ता के हितों की अनदेखी कर दी जाती है। अतः सुचारू व्यवसाय चलाने के लिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखा जाए तथा उन सभी कार्यों को किया जाए जिससे कि लाभ अर्जित हो। किंतु इस लाभ कमाने के पीछे न तो पर्यावरण और न ही मानव संसाधन, दोनों में से किसी की भी हानि नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात हम यह देखते हैं कि व्यवसाय का संगठनात्मक स्वरूप किस प्रकार का है। What are the forms of business organization? मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो प्रायः 3 प्रकार के व्यावसायिक संगठन देखने को मिलते हैं। पहला एकाकी स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा साझेदारियाँ, पार्टनरशिप्स, और तीसरा संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां, जॉइंट स्टॉक कंपनी। कुछ अन्य स्वरूप भी हैं, किंतु पहले हम ये समझ लें कि एकाकी स्वामित्व क्या है। व्यवसाय का ऐसा स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाते हुए वस्तु और सेवाएं प्रदान की जाएं तथा जोखिम एक ही व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता हो, वह एकाकी स्वामित्व होगा। यह व्यवसाय का सबसे सरल स्वरूप है तथा सर्वाधिक रूप से यह स्वरूप देखने में आता है। आगे बढ़ते हुए साझेदारी में हम यह देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा यह व्यवसाय चलाया जाता है। पार्टनरशिप्स के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया है, जिसमें इस प्रकार का व्यवसाय चलाने के सभी नियम दिए गए हैं। व्यवसाय का सबसे बड़ा स्वरूप संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां हैं, जिसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 तथा कंपनी अधिनियम 2013 अमेंडेड के अंतर्गत किसी भी कंपनी का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। कंपनी में पूंजी अंशों तथा ऋणपत्रों के द्वारा एकत्र की जाती है, जिसमें अंशधारी कंपनी के स्वामी माने गए हैं। अन्य स्वरूपों में लोक निगम, पब्लिक कॉरपोरेट्स, दातव्य संस्थाएं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी तथा सहकारिता, कोऑपरेटिव सेक्टर शामिल हैं। आधुनिक व्यवसाय की अगर हम बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही हैं। इन कंपनियों के द्वारा उच्च गुणवत्ता की तकनीक का प्रयोग करते हुए
बेहतर वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है, जिससे बहुत से देश इन कंपनियों के प्रति आकर्षित होते हैं। व्यवसाय के स्वरूप के पश्चात अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आधुनिक समय में व्यवसाय का क्षेत्र असीमित हो चुका है। अब व्यवसाय एक देश की सीमा को छोड़ अन्य देशों के साथ भी किया जाता है। इसे हम इंटरनेशनल बिजनेस भी कहते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय वैश्वीकरण का एक प्रबल स्वरूप है। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का परिचालन करने हेतु बहुत से अन्य साधन प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला स्वरूप है आयात तथा निर्यात। विदेशों से वस्तु और सेवाओं का क्रय किया जाना आयात तथा विदेशों में वस्तु और सेवाओं को बेचा जाना निर्यात कहलाता है। अतः यह दो देशों के मध्य क्रय और विक्रय की प्रणाली है। यह एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट है, जिसका शेष बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के रूप में लिखा जाता है। इसके अलावा पर्यटन और परिवहन, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का दूसरा परिचालन है। एक देश के व्यक्ति अन्य देशों में घूमने फिरने के उद्देश्य से पर्यटक के रूप में जाते हैं, जिससे काफ़ी सारी परिवहन की सेवाएं परिचालित की जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिचालन लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के रूप में सामने आता है, जहां रॉयल्टी, पेटेंट, कॉपीराइट आदि लाइसेंसिंग के स्वरूप माने गए हैं तथा फ्रेंचाइजिंग में एक पक्ष द्वारा अपना ट्रेडमार्क दूसरे पक्ष को रॉयल्टी के बदले प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के सबसे नवीनतम स्वरूप हैं। इसके अलावा टर्नकी परिचालन, जिसे टर्नकी ऑपरेशन भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत दो समूहों के मध्य करार करके सुविधाओं का निर्माण किया जाता है। जब समझौते के अंतर्गत सेवाओं का निर्माण कर दिया जाए तो वह स्वामी को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। निवेश या इन्वेस्टमेंट्स अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में न केवल वस्तु और सेवाएं वरन पूंजी का आदान प्रदान भी किया जाता है। अतः निवेश दो स्वरूप में देखा जाएगा। पहला, जिसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रबंधन का करार भी शामिल है, जिसके तहत प्रबंधकीय कार्यों हेतु दो पक्षों के मध्य समझौता किया जाता है। आगे बढ़ते हुए यह जानना जरूरी है कि व्यवसाय के उद्देश्य क्या हैं। What are the objectives of business organizations? यदि हम परंपरागत रूप से बात करें तो किसी भी व्यवसाय का परंपरागत उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। Traditional objective of a business enterprise is said to be its profitability. किंतु इसके अलावा व्यवसाय के उद्देश्यों में उसके प्रबंधकीय उद्देश्य, व्यवहारवादी उद्देश्य, व्यवसाय का लंबे समय तक बाजार में टिका रहना और जोखिम से बचाव करते हुए नई फर्मों के प्रवेश को रोकना भी समाहित है। व्यवसाय के प्रबंधकीय उद्देश्यों में यह बहुत ज़रूरी है कि व्यवसाय का नियंत्रण और प्रबंधन, मैनेजमेंट और कंट्रोल अलग अलग रखा जाए।
इसके अलावा व्यवसाय इस प्रकार से व्यवहारवादी हो कि वह अपने आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ कार्य करने वाले अलग अलग समूहों के साथ अपना व्यवहार सामान्य बनाए रखें, भविष्य में होने वाले जोखिम का पूर्वानुमान लगाएं और जोखिम कम से कम करने का प्रयास करें। यह व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है कि वह लंबे समय तक बाजार में टिका रहे और सतत रूप से लाभ कमाए। टिके रहने वाले व्यवसाय सदैव सामान्य लाभ की दशा में निरंतर चलते रहते हैं। इसके अलावा नवीन फर्मों के प्रवेश को रोक पाना और जोखिम से बचे रहना किसी भी व्यवसाय के लंबे जीवन हेतु अति आवश्यक है। अतः प्रतियोगिता से बचना और जोखिम के लिए तैयार रहना व्यवसाय के उद्देश्यों में शामिल है। आधुनिक समय में व्यवसाय के कुछ अन्य उद्देश्य भी जुड़े हैं। व्यवसाय के आधुनिक उद्देश्यों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया। पहला आर्थिक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा मानवीय उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य अर्थात इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में व्यवसाय द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, पूंजी का सर्वोत्तम प्रयोग करना, उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना तथा विनियोगों में वृद्धि करना शामिल है। अतः हम कह सकते हैं कि इन आर्थिक उद्देश्यों द्वारा कोई भी फर्म आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकता है। सामाजिक उद्देश्यों में व्यवसाय स्वयं को एक सामाजिक प्रणाली के रूप में स्थापित करता है, जिसमें वह मांग का सृजन करते हुए रोजगार में वृद्धि करता है, नवाचार में वृद्धि करता है, जनता के जीवन स्तर में वृद्धि करते हुए अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है। जबकि किसी भी व्यवसाय द्वारा मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति करना अति आवश्यक है। अतः यह महत्वपूर्ण होगा कि कोई भी व्यवसाय पारिश्रमिक का भुगतान समय पर करता हो, वह अपने मानव संसाधन का विकास करता हो, वह लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाए और श्रमिकों का कल्याण वह समय समय पर करता हो। इसके अलावा किसी भी व्यवसाय का जो सामाजिक दायित्व है वह समझ लेना बहुत आवश्यक है कि किसी भी बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ऐसे अलग अलग समुदाय और क्षेत्र हैं जिनके प्रति किसी भी व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी बनी रहती है। सर्वप्रथम किसी भी व्यवसाय की जिम्मेदारी अपने निवेशकों के प्रति, अपने इन्वेस्टर्स के प्रति होगी कि व्यवसाय इस प्रकार चलाया जाए जिससे निवेशक अपने निवेश के प्रति सुरक्षित हों और उस पर समय समय पर प्रत्याय अर्जित करते हों। व्यवसाय में कार्यरत श्रमिक और कर्मचारी अपने रोजगार के प्रति सुरक्षा एवं समय पर वेतन की प्राप्ति चाहते हैं। उपभोक्ताओं के प्रति किसी भी व्यवसाय का दायित्व यह होगा कि उन्हें बेहतर वस्तुएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा व्यवसाय के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि वह सरकार को कर का भुगतान समय पर करे, पर्यावरण की सुरक्षा करे, सामान्य जनता के हितों की रक्षा करे तथा स्थानीय समुदाय को अपनी वस्तु के प्रति सजग करे। इसी के साथ पहले यूनिट का प्रथम अध्याय हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति पसंद आएगी। धन्यवाद।